निहारिका की नई नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो खाली हुआ करती उसे अपने मायके की यादें सताने लगती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो जाती। ऐसे ही आज के दिन भी निहारिका पूरे घर का काम करके अपने कमरे में बैठी हुई थी और खुद से कहती है, शादी होते ही मैं कितनी ज्यादा मैच्योर हो गई। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी चुलबुली लड़की इतनी समझदार हो जाएगी। यहाँ पर तो मैं किसी से लड़ाई भी नहीं कर सकती, सब लोगों के आगे सीरियस रहना पड़ता है, जैसे मुझे ही जिंदगी का सारा ज्ञान है। मैं अपने मायके वालों को बहुत मिस करती हूँ। नेहा गुस्से में निहारिका के कमरे में आती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या है निहारिका, तूने मेरा पिंक वाला टॉप क्यों पहना? मैंने तुझे मना किया था ना, तू मेरे कपड़े मत पहना कर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तूने अपना वजन देखा है, कितनी मोटी है तू? मेरे कपड़े पहनकर सारे कपड़े ढीले कर देती है। कैसी बात करी है, मैंने तेरा टॉप नहीं पहना, तेरी कसम। तू कितनी बुरी लड़की है, एक तो मेरा टॉप पहनती है, ऊपर से मेरी झूठी कसम खाती है। इसमें से उसी परफ्यूम की खुशबू आ रही है जो तू यूज करती है। अब तूने नहीं पहना तो क्या गली की किसी गाय भैंस ने पहना है? तुझे बताऊं अभी? हाँ, मैंने ही पहना है। कम से कम मुझे गाय भैंस तो मत बोल, खुद को देखा है तूने? बिल्कुल मेंढक जैसी दिखती है। निहारिका और नेहा ऐसे ही लड़ाई करने लगती है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनकी माँ आती है और दोनों के बीच में सुलह करा देती है। ये सारी बातें सोचकर पहले तो निहारिका हंस देती है, फिर वो उदास हो जाती है और खुद को समझा लेती है कि आगे जाकर उसे धीरे धीरे अपने आप को इस रंग में ढालना ही पड़ेगा। ऐसे ही निहारिका खुद को समझा लेती है। एक दिन जब वो रसोई में सब लोगों के लिए खाना बना रही थी, तभी उसे अचानक कुछ याद आता है और वो फिर से अपने मायके की पुरानी यादों में खो जाती है। निहारिका की माँ सुमन रसोई में गाजर का हलवा बना रही थी, तभी निहारिका और उसकी बहन रसोई में आते हैं और दोनों ही प्लेट में रखे हुए ड्राई फ्रूट्स को खाने लगते हैं। तभी उसकी माँ सुमन दोनों को चम्मच से मारती है और, तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि हलवा बनने से पहले उसके ड्राई फ्रूट्स मत खाया करो। अब मैं हलवे के अंदर क्या डालूंगी? और मैं जानती हूँ तुम दोनों ने खाने से पहले हाथ भी नहीं धोए। अरे अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी की उम्र हो गई है, फिर भी ये हाल है तुम्हारा। माँ नेहा को बोलो ना, वो ना लिया करे, मैं तो साफ सुथरी रहती हूँ। कीटाणु तो इसके अंदर होंगे, बेचारे कीटाणु, इसके मुंह में जाकर ना खुद ही मर जाएंगे। बढ़िया आई मुझे कीटाणु बोलने वाली, खुद को देखा है, तू भी किसी कीड़े मकोड़े जैसी लगती है। तुझे तो आज तक मेरे साथ रहते हुए कुछ नहीं हुआ, फिर कीटाणु को क्या होगा? दोनों इसी तरह से फिर से हंसी मजाक करते हुए लड़ने लगती है। वही निहारिका जो कि सब्जी बना रही थी, उसकी सब्जी जल जाती है और अचानक ही उसके हाथ पर गरम चम्मच चिपक जाता है और वो अपने सपने से बाहर आती है। अरे ये क्या, मैं तो अपने मायके की यादों में खोकर सारी सब्जी जला दी। अब इससे पहले कि माँ जी या ननद जी आकर मुझ पर गुस्सा करे, मुझे दोबारा से सब्जी बनानी पड़ेगी। अब निहारिका फिर से खाना बनाकर सब लोगों के लिए लगा देती है। सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और जब निहारिका को उसकी ननद आरुषि उदास दिखती है तो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या बात है भाभी, आपको इस घर में आए पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन आप जब देखो खोई खोई रहती हो। आपको इस घर में अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे मेरे मायके की याद आती है, इसलिए बस कभी कभी उदास हो जाती हूँ और चाहकर भी खुद को खुश नहीं रख पाती। आरुषि, अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तू इस एहसास के बारे में जानती नहीं है। जब तेरी शादी हो जाएगी तब तुझे समझ में आएगा कि मायके से बिछड़ने का गम क्या होता है। बहू, मैं तेरी मजबूरी बहुत अच्छे से समझती हूँ, पर धीरे धीरे तुझे भी इन सब चीजों की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। अब तो यही तेरा घर संसार है। निहारिका ये बात सुनकर उदास हो जाती है और धीरे से कहती है, माँ जी, अब बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे ससुराल के रंग में ढल जाऊं और अपने मायके की यादों को भुला सकूं। निहारिका ये बोलकर खाना खाने लगती है और पूरा परिवार उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन निहारिका अपनी ननद आरुषि के साथ और अपनी सास के साथ छत पर बैठी हुई मूंगफलियां खा रही थी, तभी आरुषि कहती है, भाभी आप जब देखो अपने मायके वालों को याद करती रहती हो। आप अपने मायके में क्या क्या किया करती थी, मुझे बताओ ना। दरअसल भैया तो मुझसे ज्यादा बातचीत ही नहीं करते, हमेशा पढ़ाई और ऑफिस में उलझे रहते हैं, और मेरी तो कभी कोई बहन भी नहीं थी। मैं तो खुद ही कई सालों तक हॉस्टल में रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज नहीं पता। आरुषि के मुंह से ये बात सुनकर निहारिका खुश हो जाती है कि कम से कम कोई तो था जो उसके मायके के किस्से सुनने में इंटरेस्टेड था। वो आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान के साथ बातें बताने लगती है। मैं ना बहुत ज्यादा खुश रहती थी अपने मायके में। मेरी माँ मेरी सारी खुशी पूरी करती थी। अगर मैं थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाती तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगता था, और मेरी बहन से तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी।
छोटी छोटी बातों पर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे हम, और माँ को ही हमेशा हमारा झगड़ा सुलझाना पड़ता था। बहुत अच्छा लगता था। आरुषि भी बहुत प्यार से निहारिका की बातें सुन रही थी ताकि उसका मन बहल जाए। आरुषि को भी ये सुनकर अच्छा लग रहा था। आरुषि निहारिका से बातें करती है और थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। पूरे घर में काफी बोरियत फैल गई थी। सास हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, पर टीवी पर कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा था। तब किरण खुद से कहती है, टीवी पर तो कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा, इससे तो अच्छा मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। वैसे भी बात करने के लिए कोई आया नहीं, अब क्या करूंगी यहाँ बैठकर। किरण अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वहीं निहारिका ने सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया था और रसोई में खड़ी हुई वो खुद से कहती है, चलो सब लोगों के लिए खाना बनाकर मैंने तैयार कर दिया है, पर खाना बनाकर मेरी तो भूख ही मर गई। एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। जिसे भी खाना खाना होगा वो डालकर खा लेगा, और वैसे भी मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब अकेले जाकर करूंगी क्या, इससे अच्छा सो जाती हूँ। निहारिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वहीं आरुषि भी बिस्तर पर लेटे हुए अपना फोन चला रही थी, और फोन चलाते हुए उसने उबासी ली और खुद से कहा, कितनी ज्यादा बोरियत हो रही है पूरे घर में, हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता है। मम्मा कभी टीवी देखती है, कभी इधर उधर टहलने चली जाती है, या फिर सारा दिन सोती रहती है। भाभी घर का सारा काम करती है, लेकिन उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है, और मैं ये फोन चला चला कर थक गई हूँ। मेरा तो स्क्रीन टाइम ही एक दिन का 18 घंटे का होता है। बस बात हो गया, हमारे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है, मुझे इस बारे में माँ से जाकर बात करनी चाहिए। अब आरुषि अपने बिस्तर से उठती है और किरण के कमरे में जाती है। किरण जो कि कमरे में लाइट बंद करके लेटी हुई थी, आरुषि तुरंत कमरे की लाइट जला देती है। किरण ये देखकर गुस्से में कहती है, क्या बात है आरुषि बेटा, तो इस समय मेरे कमरे में आकर लाइट क्यों जला रही है? जा अपने कमरे में जाकर सो जा, या फिर कहीं घूम कर आना अपने दोस्तों के साथ। मम्मा आप मुझे एक बात बताइए, पहले हमारे घर में भाभी नहीं थी, मैं हॉस्टल में थी। आप घर में अकेले पड़ी रहती थी तो समझ में आता था, लेकिन अब तो घर में भाभी आ गई है, मैं आ गई हूँ, फिर भी हमारे घर में कितनी ज्यादा बोरियत है। तो क्या कहना चाहती है आरुषि, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ दूसरों के घर में भाभी आती है तो कितना ज्यादा कलेश होता है, हर समय चहल पहल रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर बर्तन आपस में बजते रहते हैं। लेकिन हमारे घर में तो लड़ाई के नाम पर भी कुछ नहीं होता, हम लोग तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कितनी बोरियत है। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। निहारिका को अब इस घर में आए महीना होने वाला है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप रहती है, ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करती है, ना ही हंसती है। भाभी ना बिल्कुल चुपचाप रहती है, जब देखो अपने मायके की यादों में खोई रहती है। मुझे उन्हें ऐसे देखकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रही थी क्यों ना हम भाभी को परेशान करने लगे, कम से कम वो उस क्रेज को महसूस तो कर पाएंगी जो उन्हें मायके में मिलता था। हम भी उनसे छोटी मोटी बातों पर लड़ाई करेंगे, इस तरह से उनका मन भटकेगा और उन्हें अपने मायके की कम याद आएगी। तेरी बात बिल्कुल ठीक है आरुषि, अगर ऐसा कुछ करने से घर के अंदर थोड़ी सी रौनक होती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर ये फैसला कर लेती है कि वो जानबूझकर निहारिका की जिंदगी में कलिश करेंगे, ताकि उसका मन लगा रहे और उसे अपने मायके की याद ना आए। अगले ही सुबह जब निहारिका ने पूरे घर में पोछा लगा दिया था, तभी जानबूझकर किरण वहां पर साबुन का पानी गिरा देती है और निहारिका को बुलाकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या है निहारिका बहू, ऐसे पोछा लगाया जाता है? अपने मायके से यही सीख कर आई है क्या? देख यहाँ पर साबुन का कितना सारा पानी पड़ा है, अगर मेरी बूढ़ी हड्डियां इस पर गिर गई तब मैं तो भगवान को प्यारी हो जाऊंगी या फिर बिस्तर पकड़ लूंगी। यही चाहती है ना तू? नहीं माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो बहुत अच्छे से पोछा लगाया था। अगर तूने अच्छे से पोछा लगाया होता तो यहाँ पर साबुन का पानी नहीं गिरा होता। अभी के अभी दोबारा पूरे घर में पोछा लगा, समझी? लेकिन माँ जी मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैंने अभी अभी पोछा मारा है, ये साबुन का पानी कहाँ से आया मैं नहीं जानती। तो कहना क्या चाहती है, तूने पोछा मारा है तो ये साबुन का पानी मैंने गिराया है? रुक जा, अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ। निहारिका को समझ में नहीं आता कि किरण का बर्ताव एकदम से कैसे बदल गया। तभी किरण अपने बेटे को बुलाती है और बेटे से कहती है, बेटा जरा देख तो अपनी बहू को, एक तो पूरे घर की अच्छे से सफाई नहीं कर रही, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है कि मैंने ढंग से पोछा लगाया था। अरे अगर ढंग से पोछा लगाया होता तो यहाँ पर साबुन का पानी कैसे गिरा होता? निहारिका का पति कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका साथ दे। एक तरफ उसकी माँ थी, एक तरफ उसकी हमसफर पत्नी। वो किसी की भी तरफ बोले बिना वहां से चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन जब निहारिका कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है, तो वो वॉशिंग मशीन का ढक्कन बंद करना अचानक भूल जाती है। वहां पर किरण और आरुषि आ जाते हैं। किरण अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है और चिल्लाती है, निहारिका बहू,
आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तूने इस वॉशिंग मशीन का ढक्कन भी बंद नहीं किया? अरे काम नहीं करना तो बोल दे। माँ जी माफ कीजिए, शायद गलती से वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुला रह गया होगा। गलती? ऐसे गलती आजकल तुझसे कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है? कहाँ है मेरा बेटा? बुलाओ उससे, वही तेरी अच्छे से खबर लेगा, क्योंकि मेरी बात तो तू सुनने से रही। माँ जी सुबह के 11 बज रहे हैं, वो तो ऑफिस चले गए। लेकिन आप उन्हें क्यों याद करिए? अगर गलती मैंने की है तो आप मुझे सुनाइए ना, उन्हें बीच में क्यों ला रही है? उनसे क्या बात करनी है आपको? हाँ, तू तो चाहती है मैं अपने बेटे से बात ही ना करूं, बल्कि तुझसे बात करूं। अगर मुझे अपने बेटे से कोई बात कहनी है तो मैं तुझे क्यों बताऊं? तभी ये सारा ड्रामा होते देखकर आरुषि अपनी माँ के पास जाती है और उसके कान में धीरे से कहती है, माँ बस करी, बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं बेकार में कलेश ज्यादा बढ़ ना जाए। अच्छा, मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्या? कोई बात नहीं आरुषि, तू मुझे बताते रहना, मैं ज्यादा बोलूँ ना वहां टोक देना, और जहां कम बोलूँ वहां पर भी टोक देना। ठीक है ना, पर अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दीजिए। अब देखिए, मैं बीच में बोल रही हूँ। रहने दो, भाभी को कुछ समझ में नहीं आने वाला, चलो यहाँ से। इस तरह दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती है। निहारिका को काफी रोना आता है। उसके बाद वो रोते रोते सारे कपड़े धोती है। ऐसे ही इस बात को कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन निहारिका ने सब लोगों के लिए चाय बनाई थी और सब लोगों ने चाय पी ली। थोड़ी देर बाद किरण दोबारा उससे चाय मांगती है। सोफे पर बैठी किरण जैसे ही निहारिका को चाय के लिए कहती है तो निहारिका गुस्से में कहती है, माँ जी अभी कुछ देर पहले ही तो सब लोगों को चाय बनाकर पिलाई है, अब दोबारा से चाय पीने की क्या जरूरत है? मैंने सारे बर्तन भी साफ करके रख दिए। हाँ, जरा देखो तो इस लड़की को, कितनी आलसी है। इसकी सास चाय मांग रही है और ये सिर्फ बर्तन गंदे हो जाएंगे ये बोलकर चाय पिलाने से मना कर रही है। नहीं माँ जी, ये बात नहीं है। आप भी जानती है कि ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, और बढ़ती उम्र के साथ आपको अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। चाय आपके लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, तो अब तू इतनी बड़ी हो गई कि तू मुझे ये बताएगी कि मुझे कब क्या पीना है क्या नहीं है? अब भी क्या, अभी मेरे लिए चाय बना कर ला, वरना तेरे माँ के फोन करके बता दूंगी कि उन्होंने एक आलसी लड़की को मेरे बेटे के गले बांध दिया है। हाँ ठीक है, मैं भी अपनी माँ को कॉल करके साफ साफ बोल देती हूँ कि उन्होंने मुझे किस भुक्कड़ खानदान में भेज दिया है, जिन लोगों की फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। और न जाने क्या हो गया है, अचानक मेरी सास और ननद को छोटी छोटी बात पर मुझसे कलेश करती रहती है। कहाँ है मेरा बेटा? अब भी क्या, अभी उससे शिकायत करूंगी कि तेरी पत्नी मुझे पलटकर जवाब दे रही है। अच्छा ठीक है, बेकार में उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने काम को लेकर। अभी मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ, लेकिन अपनी आदत को थोड़ा सा सुधार लीजिए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। निहारिका ये बोलकर खुद ही चाय बनाने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति, जो वैसे ही काम की वजह से परेशान रहता है, वो घर वालों के झगड़े की वजह से और परेशान हो। एक दिन निहारिका ने सब लोगों के लिए खाना बनाया था। जैसे ही किरण पहला निवाला खाती है तो खाना सच में अच्छा बना था, पर फिर भी किरण गुस्सा करते हुए कहती है, निहारिका बहू, मैंने तुझे बोला था कि आज राजमा चावल बनाना, फिर भी तूने छोले चावल बना दिए। क्या इस घर में मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल राजमा खत्म हो गए थे और बाहर ठंड इतनी थी कि जाने का मन नहीं किया, इसलिए घर में छोले पड़े थे तो मैंने छोले चावल बना दिए। राजमा चावल 3-4 दिन बाद बना दूंगी। राजमा चावल तो तू तब बनाएगी ना जब तेरा बनाने का मन होगा। हद है भाई, यहाँ पर घर में बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत ही नहीं है, हर चीज तेरे हिसाब से होती है। माँ शांत हो जाइए, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। वहीं निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उसे इतना उदास देखकर आरुषि और किरण उसके कमरे में जाते हैं। निहारिका रोते हुए कहती है, क्या हो गया है आप दोनों को? पहले आप दोनों कितने अच्छे थे, प्यार से बात करते थे, मेरा हर चीज में साथ देते थे, अब आप हर चीज में बुराई निकालते रहते हैं। किरण प्यार से निहारिका के कंधे पर हाथ रखती है। देख बहू, बात ऐसी है कि जो भी हो रहा है ना, तो वो सब छोड़ और ये बता, लड़ाई और कलेश में मजा आ रहा है कि नहीं? निहारिका ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और अपनी सास और ननद की तरफ देखती है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देखकर निहारिका भी एक लंबी सांस लेकर कहती है, वैसे माँ जी और आरुषि, मजा तो आ रहा है। जब से हम लोग कलेश कर रहे हैं ना, मुझे मेरे मायके की याद ही नहीं आ रही, क्योंकि हर समय मेरे दिमाग में आप लोग ही घूमते रहते हो। भाभी, ये सब हमने अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए किया है, क्योंकि आप ही तो अपने मायके वालों को याद करती रहती थी ना, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे जिससे आपको अपने मायके वालों की याद ना आए। अब बता, तुझे तेरे मायके वालों की याद आती है? तुझे घर में बोरियत फील होती है? नहीं ना, हमने ये सब तेरा ध्यान भटकाने के लिए किया था, ताकि तू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल सके और तू सिर्फ हमारे बारे में सोचे, ना कि अपने मायके वालों के बारे में। नहीं माँ जी,
अब तो मैं ये सोचती रहती हूँ किस तरह आपके सवालों का मुंह तोड़ जवाब दूं। अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ झगड़ा ही चलता रहता है। कई बार तो मैंने मन में आपको बहुत उल्टा सीधा भी बोला है, लेकिन फिर सोचा कि माफ कर दूं। पर अब तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर आप मुझे एक बार और कुछ भी उल्टा सीधा बोलती ना, तो मैं आपको ऐसा जवाब देती कि आपकी रातों की नींद उड़ जाती। हाँ, हम तेरे लिए ही ये सब कर रहे थे। देख, अब घर में ट्विस्ट आ गया ना, मजा भी आने लग जाएगा। रोज हम सब एक दूसरे से ऐसे ही लड़ाई किया करेंगे और नए नए पात्र सीखेंगे एक दूसरे को परेशान करने के। कल तक ये सब भूल जाना, क्योंकि कल से हम दोबारा नई लड़ाई करेंगे। ठीक है माँ जी, अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कलेश चलता है, क्योंकि जहाँ कलेश नहीं वहां ससुराल भी नहीं।